आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, घाटशिला और बिहार के लिए आज कयामत की रात है। सभी राजनीतिक दलों के लिए कयामत की रात है। अब इस बार घाटशिला किसका होगा, कौन बनेगा घाटशिला का बाजीगर, और वहीं बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये सारे कुछ पर फैसला कल जब हम आपके सामने इस समय बैठेंगे तो आपको पूरा हम बता देंगे क्या होगा। मतगणना है, 14 नवंबर को मतगणना है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के और घाटशिला उपचुनाव को लेकर के। और जो स्थिति अब तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कहा तो जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। और जो घाटशिला के लिए जो जानकारी हासिल हो रही है, जो लोगों के बीच जो बातें सामने आई है, उसमें फिर से लग रहा है कि जनता जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच फैसला क्या होगा, बाजीगर कौन होगा, ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार वहां पर सरकार चला रहे हैं, चाहे वो भाजपा के साथ गठबंधन में रहे हो या फिर आरजेडी के कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे हो, लेकिन सरकार वो चला रहे हैं जीतन राम मांझी के 1.25 साल के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो। जाहिर है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या कुछ हुए ये सबको पता है, और जिन मुद्दों को लेकर के दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गई थी, अब ये देखना होगा कि जो जंगल राज का मुद्दा, वापसी का मुद्दा एनडीए की ओर से उठाया गया था, क्या जनता उस मुद्दे को समझ पाई, क्योंकि एक जनरेशन का पूरी तरह से गैपिंग है। 2005 से लेकर के 2025 के बीच जो चुनाव हुए, इसमें आप देखें तो एक नया जनरेशन जो है वो पूरी तरह से, अगर ऐसे भी देखेंगे 18 साल में वोट देने का आयु हो जाता है तो 20 साल हैं, तो 20 साल में एक पूरा का पूरा जनरेशन जो है वो आ गया है। और इसकी संख्या लगभग करोड़ों में इसकी संख्या इस जनरेशन की, नए वोटर्स की, जो 5 से लेकर के 20 के बीच में आए हैं। और जिस जंगल राज की बात की जा रही है, की गई एनडीए के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान, उसका कितना प्रभाव पड़ता है इस नए जनरेशन पे, ये देखना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है बिहार में महिला मतदाताओं का, आधी आबादी का, और जिस तरह से नीतीश कुमार को पिछले कई चुनावों में आधी आबादी का भरपूर समर्थन मिलता रहा है, क्या इस बार वो होगा या फिर माई बहन योजना जो है वहां पर कुछ महिला मतदाताओं को आधी आबादी के बीच अपनी पैठ जमा पाएगा, ये भी एक सवाल है। साथ ही साथ जिस तरह से अन्य मुद्दों को उठाए गए, नौकरी के जो मुद्दे दिए गए, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, 3.25 करोड़ परिवार बिहार में हैं, और तेजस्वी यादव ने या इंडिया गठबंधन ने यह वायदा किया है बिहार की जनता से कि वो एक नौकरी, हर एक परिवार में एक को नौकरी देंगे, और 3.25 करोड़ नौकरी वो कहां से लाएंगे इसका भी जवाब जनता देगी, और उसका खुलासा कल के मतगणना के बाद हो जाएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। बहरहाल घाटशिला में इस तरह का कोई लोक लुभावना मुद्दा नहीं था। घाटशिला में इंडिया गठबंधन या झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो स्टार प्रचारक थे, उनके जो सबसे बड़े प्रचारक थे हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन, दोनों ने जिन मुद्दों को जनता के बीच रखा, वो मैया सम्मान योजना की राशि को जिस तरह से वो प्रचार कर रहे थे, और उसका काट जिस तरह से लगातार उसका विरोध जयराम महतो कर रहे थे और कई एग्जाम्पल देके कर रहे थे, इसका प्रभाव कितना पड़ा। क्या जयराम जो मैया योजना की बहार 2024 के विधानसभा चुनाव में देखी, जो 56 इंच का सीना लेकर के हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बने, क्या इस चुनाव में, घाटशिला उपचुनाव में जो काट तैयार किया जयराम महतो ने, इसका जो एग्जाम्पल दिए जयराम महतो ने इसको लेकर के, क्या जनता उसको समझ पाई?
दोस्तों, मैंने बताया था कि झारखंड में आज भी गरीबी है। अलग राज्य बना था उस समय हर नेता के मुख से यही बात निकलता था, झारखंड की कोख में अमीरी है लेकिन झारखंड के लोग गरीब हैं। और यह जुमला कई वर्षों तक चला झारखंड की राजनीति में। और यह सच्चाई है कि झारखंड की कोख में अमीरी है लेकिन झारखंड के लोग, इस युवा झारखंड में, अब 25 वर्ष का झारखंड हो गया है, आज भी गरीब हैं। वजह साफ है, किसी भी सरकार ने रोजगार को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। रोजगार कैसे युवाओं को दिया जाए, उस पर किसी भी सरकार ने प्रमुखता के साथ काम नहीं किया। पलायन झारखंड की नियति बनी हुई है। देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहां पर कि झारखंड के मजदूर आपको ना दिखें। आलम तो यह है कि झारखंड के मजदूर विदेश तक में जाकर के रोजगार के लिए विदेश तक जाते हैं। और अगर आप कोविड पीरियड के टाइम का डेटा उठाकर देखेंगे तो जो प्रवासी मजदूरों का जो आग्रह लेटर आता था राज्य सरकार के पास, उनको वापस कैसे लाया जाए, अगर उसको देखेंगे तो वो लाखों की संख्या में है। और प्रवासी मजदूरों का दंश तो सबसे ज्यादा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झेल रहा है। आप अगर गिरिडीह जिला के सरिया, बिरनी इस इलाके में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रवासी मजदूर कितनी संख्या में है वहां पर। और इसे कभी भी मुद्दा नहीं बनाया गया। इस मुद्दे पर कभी भी प्रमुखता के साथ काम नहीं किया गया। और तभी जयराम महतो जैसे नेता इस बात को उठाते हैं कि 2500 रुपया दे करके क्या उसके जीवन को सुधारा जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बराबर बयान आता है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कुछ देर के लिए मान लेते हैं उनकी बात को कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन क्या इस बात का जवाब है उनके पास कि जिनको आप 2500 रुपये का लुभावना दे करके, 2500 रुपये दे करके जिनके कार्यों की, जिनके अंदर के जज्बे को आप समाप्त कर रहे हैं, उसका क्या होगा? यह कहा जाता है नेताओं के द्वारा, चाहे किसी भी दल के नेता हों, अगर वो कोई योजना लाते हैं तो वो उनके बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं कि 2500 रुपये से उनका पढ़ाई कर सकती है बच्चियां, 2500 रुपया मिलने से घर की महिलाएं अपना काम कर सकती हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, महाजन के पास नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ एक तरफ सही है। लेकिन आज भी जो ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें अगर महिलाओं के पास पैसा आता है उसके अकाउंट में, आप इसकी जांच करा लीजिए। जो मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के पास जा रही है, एक अच्छी बात यह है झारखंड के लिए कि यह राशि जा रही है। अन्य प्रदेशों में तो घोषणाएं हुई, इस तरह की सभी जगह घोषणाएं हुई, लेकिन कई प्रदेशों में अब तक मैया को वो राशि, महिलाओं को वो राशि नहीं मिली है। लेकिन झारखंड शुरू से ही इसको फुलफिल करता आ रहा है। बीच में कुछ था, लेकिन एक साथ दे करके होली के समय में उसको बराबर कर लिया गया था। लेकिन सवाल यही उठता है, 2500 रुपये क्या उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जो 18 साल से लेकर 50 साल तक की हैं, उनको उनके सपनों को उड़ान दे सकता है? ये एक सहायता हो सकती है, लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों कि रजत जयंती समारोह हमारे स्टेट का हो रहा है। और इस स्टेट में जब युवा झारखंड बन गया हो, और युवा झारखंड में अगर सबसे ज्यादा त्राहिमाम युवा ही कर रहे हो, तो सवाल उठते हैं, सवाल बनते हैं, और इन सवाल का जवाब भी आना चाहिए। सत्ता में कोई बैठे, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा
कांग्रेस पार्टी और आरजेडी सत्ता में है, कल को कोई और सत्ता में आएगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और आजसू सत्ता में थी। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार है तभी ये सवाल आए हुए हैं। ये सवाल जब से झारखंड बना है तब से जीवित है, और इस सवाल का जवाब अब खोजना आवश्यक हो जाता है। और अब खोजना आवश्यक इसलिए होता है कि राज्य का नेतृत्व एक युवा मुख्यमंत्री कर रहा है, जिसके पास विजन है। वो चाहे करना तो वो उस विजन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्थिति वो नहीं हो पाती है। स्थिति इसलिए वो नहीं हो पाती है कि जिन चीजों को लेकर के, जिन नियमों को लेकर के, जिन कानूनों को लेकर के सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, वो कानून बनता नहीं है। उस कानून के बनने में और ना बनने में राजनीति हावी हो जाती है। और झारखंड का दुर्भाग्य यही है कि राजनीति की चपेट में आकर के आज तक ना तो नियोजन नीति बना और ना ही स्थानीय नीति बन पाया। रघुवर दास के कार्यकाल में स्थानीय नीति बना, नियोजन नीति बना, लेकिन बाद के दिनों में जब हेमंत की सरकार आई, हेमंत सोरेन की सरकार आई, तो उस नीति पर को खारिज कर दिया गया। हालांकि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं अभी उसी नीति के आधार पर हो रही, लेकिन एक तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। अंचल कार्यालय का दौरा लगा करके, दौरा लगाते लगाते हमारे युवा थक जाते हैं, उनको स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। सीईओ कार्यालय तो मानो, बीडीओ सीईओ का कार्यालय तो मानो इस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है झारखंड में कि एक छोटे से छोटे काम के लिए जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को जो उठाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और इसका काट जो जयराम महतो के द्वारा दिया गया है, इस पर जनता अपना फैसला क्या सुनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को मामला बनाया, कई गांवों का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर जो है सो जो वहां के वासिंदे नहीं हैं उनको आधार कार्ड बना हुआ है, राशन उठा रहे हैं वो जो वहां के रहने वाले नहीं हैं। कई मुद्दों को उठाया। इन मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी कल के फैसले में पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा घाटशिला की जो स्थिति बनी हुई है, घाटशिला में ट्रायंगुलर फाइट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधा सीधा संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से टाइगर जयराम महतो एक त्रिकोण बनाया है, और ये त्रिकोण जयराम के दोनों हाथ में लड्डू देने के जैसा लग रहा है, क्योंकि जयराम अगर चुनाव जीतते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं जीतते हैं तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जो उनके लिए 29 के चुनाव में कारगर साबित हो सकता है। और वो काम भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा कि हर राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है संगठन को विस्तार करने का, लेकिन जयराम महतो जो है सो लगातार अलग अलग जिले में जाकर के वो कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने संगठन को जिला में किस तरह से बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर काम कर रहे हैं। एक नए तकनीक को लेकर के और नए रणनीति को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस रणनीति उनके कार्यक्रमों में दिखाई देती है जब लोगों का हुजूम वहां जुटता है। और इसी चीज को लेकर के घाटशिला में चुनाव लड़ा। पिछले बार उनके यही कैंडिडेट थे, 8000 से कुछ ज्यादा वोट आया था। लेकिन ये तय मान के चलिए कि इस बार रामदास मुर्मू का वोट बढ़ रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर वो दूसरे स्थान पर भी आ जाते हैं तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसको मतलब आप समझें कि उनकी मेहनत का नतीजा होगा वो, और हो सकता है ऐसा। शहरी मतदाताओं का कम टर्नआउट होना इस बात को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। और ऐसे में जयराम महतो अगर वहां पर कुछ कमाल कर जाते हैं तो इसको आप समझ सकते हैं कि जनता का रुझान कुछ भी हो सकता है, जनता का ये हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है वहां पर। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जिस तरह से ट्राइबल मतदाताओं का रुझान अभी पिछले 3 चुनावों से देखा जा रहा है, चाहे वो
19 का विधानसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 24 का विधानसभा चुनाव हो, तो ये साफ दर्शाता है कि 50% ट्राइबल आबादी वाले, ट्राइबल मतदाता वाले विधानसभा क्षेत्र में अपर एज तो हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का, चूंकि वहां पर उनके ही नेता के निधन के बाद, विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, तो सहानुभूति का भी मसला बनता है और सहानुभूति भी उनके साथ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी ने मंच से आंसू बहाए, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इंतजार कीजिए परिणाम क्या होता है। यही रात अंतिम, यही रात बाकी वाली बातें हैं, अभी चल रही हैं। आज की रात आखिरी रात है। कल सवेरे 7 बजे से मतगणना शुरू होगी और उस मतगणना का रुझान जो है सो 8, साढ़े 8 बजे से थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन 12 बजे तक तो क्लियर पिक्चर, लगभग क्लियर होता हुआ आपको दिखेगा कि घाटशिला का कौन बनता है बाजीगर, इस बार किसका होता है घाटशिला, और बिहार में क्या रहेगी नीतीश सरकार या आएगी तेजस्वी सरकार, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति दिखाई दे रही है, बिहार में फिर से नीतीश कुमार जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो, और झारखंड में जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला विधानसभा चुनाव में अपर एज में है। इसको जो अब तक के रुझान आए हुए हैं उसके हिसाब से ये है। बहरहाल इंतजार कीजिए, कल फिर हम आपको बताएंगे क्या गणित बैठाया हेमंत सोरेन ने, जो इतने धुरंधरों के बीच से हेमंत उस सीट को निकाल पाए। ऐसा क्या काम किया जयराम महतो ने कि अपने आप को वहां पर मजबूत किया, अपने आप को चर्चा का विषय बना लिया। कहां चूक हुई चंपई सोरेन से, यह भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।